नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने फंड फ्लो एनालिसिस, कोष प्रवाह विश्लेषण में कोष क्या होता है, कोष प्रवाह क्या होता है, कोष प्रवाह विश्लेषण कैसे किया जाता है, कोष प्रवाह विश्लेषण के क्या महत्व है, किनसे इनको फायदा होता है, ये तथ्य हमने समझे थे। और साथ ही देखा था कि कोष प्रवाह विश्लेषण बनाने के प्रोसीजर में हमें शेड्यूल बनानी पड़ती है, खाते बनाने पड़ते हैं, कोषों पर प्रभाव उनका ज्ञात करना पड़ता है, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस ज्ञात करने पड़ते हैं और लास्ट में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। इसी प्रोसीजर को हम समझने के लिए आज एक व्यवहारिक प्रश्न ले रहे हैं और व्यवहारिक प्रश्न से समझने का प्रयास करेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट वास्तव में अगर संबंध दिए हुए हों तो कैसे बनाया जाता है और कैसे दो अवधियों के या दो तिथियों में या दो वित्तीय स्थितियों में, वित्तीय वर्षों में वित्त की प्रत्येक मद जो व्यवसाय में है उसमें उसके कारण कोष में क्या परिवर्तन हुआ ये ज्ञात हम कर सकते हैं। देखते हैं इसको। एक प्रश्न आपके सामने देखिए बोर्ड पर है जिसमें बैलेंस शीट दे रखी है 2 वर्षों की, एसेट साइड्स है और लायबिलिटी साइड है। 31 मार्च को बैलेंस शीट दे रखी है 2019 की और 2020 की। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कुछ नाम लिखे हुए हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये हासमान संपत्ति अगर है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आप याद रखिए, फिक्स एसेट्स का खाता बनाए। अगर यह हासमान संपत्ति है तो इसका डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज किया गया होगा। तो या तो इधर ये जो हासमान संपत्ति है वो रिटर्न ऑन वैल्यू के ऊपर प्रदर्शित है और या फिर इनका जो डेप्रिसिएशन है लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से प्रदर्शित होगा। अगर लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से है तब एसेट साइड में फिर वो संपत्ति कैसे प्रदर्शित की गई है, तब वो कॉस्ट पर प्रदर्शित की गई है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि रिटर्न ऑन वैल्यू पर ये संपत्ति है या कॉस्ट पर है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ पे चूंकि डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है तो इस प्रश्न में ये संपत्तियां WDV पर, रिटर्न ऑन वैल्यू पर यहाँ पर लिखी गई है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम वर्ष का हास लगाते हैं तो सीधा इस खाते से चार्ज हम करते हैं। इसके बाद में स्टॉक, डेटर्स और बैंक, ये तीनों चालू संपत्तियां हैं जो शेड्यूल में जाएंगी और इनके लिए समायोजनों को ध्यान में रखते हुए खाते बनाकर कैश पर क्या फर्क पड़ा और कोष पर क्या फर्क पड़ा, ये P&L अकाउंट के ऊपर क्या फर्क पड़ा, ये ज्ञात कर लेंगे। इधर आप देखें तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक फर्म का सवाल नहीं है, इसको ध्यान में रखें। कैपिटल अगर आपको दे रखी थी, ये कंपनी का प्रश्न है। तो जो वर्ष के लाभ होते हैं कंपनी की स्थिति में वो सेपरेट प्रदर्शित किए जाते हैं, चाहे वो रिजर्व के अंदर शामिल करके या अलग से। यहाँ पर इस प्रश्न में P&L अकाउंट अलग से दे रखा है तो अलग से यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और अगर यही एक फर्म का या प्रोप्राइटरशिप का सवाल होता तो कैपिटल में मर्ज किए हुए होते, शामिल किए हुए होते, प्रॉफिट वर्ष के दौरान जो भी लाभ कमाया है वो यहाँ पर शामिल होता। फिलहाल ये कैपिटल है। ऐसे ही जनरल रिजर्व है जिसमें 50,000 से 60,000 वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से ये किसी P&L अकाउंट से ये ट्रांसफर किया गया होगा अगर अन्य समायोजन नहीं है। बैंक लोन पहले साल में 70,000, दूसरे साल में चुका दिया गया तो शॉर्ट टर्म ही होगा, तभी चुका दिया गया। जो 1 वर्ष 3 वर्ष से कम अवधि की हो संपत्तियां, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स में एक डेफिनेशन अगर करंट एसेट की बोलूं तो करंट एसेट क्या, जो बैलेंस शीट की डेट से 1 वर्ष के अंदर नकद में तब्दील की जा सके वो करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटी जो बैलेंस शीट की डेट से 1 वर्ष के अंदर चुकानी पड़े उसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो ये चुका दी गई है मतलब ये शॉर्ट टर्म ही होगा तो ये शेड्यूल में लेके जाएंगे। क्रेडिटर्स भी शेड्यूल में लेके जाएंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, एक मान्यता है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड के लिए। जब हम फंड फ्लो एनालिसिस हम करते हैं तो प्राय इनको शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में नहीं ले जाते, इनके लिए पृथक से खाते बनाते हैं। हाँ, कभी अगर प्रश्न में दे रखा हो कि इन्हें चालू दायित्व मानना है तो फिर आप शेड्यूल में लेके जाइए, अन्यथा इसके खाते बनाइए। यही सामान्यतः इनके लिए ट्रीटमेंट होता है। 3 सूचनाएं दे रखी है, 4 सूचनाएं दे रखी है कि प्लांट एंड मशीनरी का वार्षिक हास लगाया गया 14,000 रुपए, यानी कि ये तो हासमान संपत्ति है, ये तो WDV पर तय है। इसमें चूंकि लैंड पहले लिखा हुआ है तो जब तक प्रश्न में सूचना न दे रखी हो हास की तब तक ये माना जाएगा
कि इनके ऊपर हास नहीं लगता है, और हास नहीं लगता है का मतलब ये कॉस्ट पे लैंड पहले है, मेन अमाउंट इसमें ज्यादातर राशि वो लैंड की इसमें होगी, ये मानी जाएगी। डिविडेंड पेड 20,000 रुपए का है, वर्ष के दौरान डिविडेंड आपने चुका दिया 20,000 रुपया, बिना आयोजन किए डिविडेंड नहीं चुकता, तो आयोजन करेंगे और इसको चुका देंगे। इनकम टैक्स में ऊपर आपको इनकम टैक्स दे ही रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, और साथ में बोलता है इनकम टैक्स प्रोविजन वर्ष के दौरान आयोजन किया गया 25,000 रुपए का, शेष नहीं बतला रखा है अपने को, ये आयोजन बतला रखा है। चुकाया कितना ये नहीं बता रखा है, आयोजन बतला रखा है, तो आयोजन लाभानी खाते से, और अगर यहाँ पर इनकम टैक्स पेड लिखा हुआ होता तो पेड जो होता वो कैश के और आयोजन बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एट कॉस्ट, तो ये जो डिफरेंस आप देख रखे हैं 2 लाख और 1,90,000 रुपया, तो 10,000 रुपए की संपत्ति बेची गई है एट कॉस्ट, या ना लाभ हुआ ना हानि, और कॉस्ट पर बेची गई मतलब इसके ऊपर हास भी नहीं लगता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सवाल को करेंगे। पहले में शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाता हूं, उसको देखिए आप, हमने समझा है इसको। 2 वर्ष की सूचना यहां पर लेनी है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, और इसका वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ये हमें बताना है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यहां पर ईयर्स हैं 2 साल, पहला साल 2019, वास्तव में ये 2018-19 और 2019-20 है, क्योंकि 31 मार्च को समाप्त होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स एक भाग सारी करंट एसेट्स यहां पर एक एक करके ले ले, तो मैं ये तीनों करंट एसेट्स हैं लिख रहा हूं। स्टॉक 1 लाख, पहले मैं अमाउंट लिख देता हूं, फिर इसका प्रभाव भी हम आगे के दोनों कॉलम्स में देखेंगे। और 74,000 ऐसे डेटर्स है, 80,000 और 64,800, इनका अंतर अपने को करना पड़ेगा अभी। बैंक कैश या बैंक इधर 500 और इधर 8,600, और कोई मद एसेट साइड में नहीं है करंट एसेट्स के नाम की, तो ये मदे यहां पर लेके इनका योग अपने को करना है। ये पहला भाग। दूसरा भाग इधर कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो मैं इधर ले रहा हूं कि चूंकि करंट एसेट स्टॉक नाम की कब हुई है, तो इसको डिक्रीज के कॉलम में अंतर बताएंगे, तो ये अंतर हो जाएगा 26,000। फिर इसी प्रकार से डेटर्स की बात करें तो ये भी कम हो गए, तो अंतर जो यहां पर आएगा वो आ जाएगा इन दोनों का 15,200, और इन दोनों का जो अंतर है देखिए यहां पर करंट एसेट बढ़ी है, करंट एसेट बढ़ने से वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL होता है, तो करंट एसेट बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी 8,100 की, और अगर हम इसका योग कर लें तो ये 1,80,500, और इधर का भी योग कर लें 87,487,400। इसी प्रकार से बी भाग में सारी करंट लायबिलिटीज को ले आइए 1 बाय 1। तो यहां पर एक तो बैंक लोन है, प्राय लॉन्ग टर्म होते हैं परंतु शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, तो हमें यहां पे लेना है 70,000 रुपए। इसको मैं सीधा लिखता हूं कि करंट लायबिलिटी कम हो गई, करंट लायबिलिटी कम हो जाने से क्या होगा, वर्किंग कैपिटल पे प्रभाव अपने को यहां पे लिखना है, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी 70,000 रुपए से। ऐसे ही जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स 1.5 लाख और 1,35,200, तो करंट लायबिलिटी कम हुई है यहां से यहां पर आने में, तो करंट लायबिलिटी कम होने से वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी 14,800, इन दोनों का अंतर। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स हम यहां पर नहीं ले रहे, प्राय इस शेड्यूल में
नहीं लेते इसको, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स को, इसका टोटल हम कर लें बी, ये आ जाएगा 2,20,000 और इधर 1,35,200। हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल जो होगा ए में से बी को घटाने पर आएगा। ए यहां पर 1,80,500 और 2,20। ध्यान रखें ए में से बी को घटा रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रही है, तो ऋणात्मक लिखें। अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लिखें। अंतर इसका कीजिए तो 39,500 ये अंतर आता है नेगेटिव। और इसी प्रकार से इन दोनों का अगर आप अंतर कर ले, ये 74 है, इसकी टोटल हम एक बार चेक कर लेते हैं। $147,400 है ये टोटल, 146 ये मैंने एक वैल्यू गलत लिख दिया है यहाँ पे, 64,200 कर दें तो ये जो टोटल हो जाएगा 146,800 हो जाएगा। और इसमें से अगर हम इसको घटा दें, अंतर निकाल लें तो 600 और 11,600। तो मैं क्या देख रहा हूं, क्या पाते हैं हम वर्किंग कैपिटल में कि पहले साल जो नेगेटिव थी बढ़कर पॉजिटिव हो गई, इतनी क्या बोल पा रहे हैं पर इंक्रीज हुई है। यहां से यहां पर जो हो रहा है उसी को यहां पर एक शब्द हम दे रहे हैं, वो है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल has been increased from negative 39,500 to positive 11,600, so it is increase in working capital। तो यहां पर जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड में ले आए, वो 11,600 बड़ा टोटल कहलाएगा। तो बड़ा टोटल दोनों साइड में इधर भी लेके आए 11,600, तो ये बैलेंसिंग फिगर यहां पर हम लिख रहे हैं। तो 39,500 तो ये रिकवर हुआ, प्लस 11,600 और अगर अपन कर दें तो ये 51,100 हो गया। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यहां पर डैश, टोटल इज मेस्ड बराबर हो गया। अब इधर भी देखें तो इसको आपने इंक्रीज शब्द दिया है, पर आप लिखेंगे किसमें कॉलम में, डिक्रीज वाले कॉलम में 51,100, बिकॉज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज मोर इन कंपैरिजन ऑफ डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और ये अगर आप टोटल कर लें तो ये हो जाएगा 92,900। तो इस प्रकार से शेड्यूल हम बनाते हैं और इसका रिजल्ट आया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 51,100। इसको याद रखिए क्योंकि जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके अंत में भी यही वैल्यू 51,100 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगी। दूसरी स्टेप में हम देखें विभिन्न प्रकार के खाते बनाना। अगर हमें सीधे ही किसी चीज को एक्सप्लेन करना आता है, खाते पे प्रभाव डालना आता है, तो उसको हम ले जा सकते हैं सीधा उस खाते में। जैसे कि यहाँ पर 10,000 की लागत का लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, बेचने से क्या होगा, फंड जनरेट होगा, पैसा आएगा। परंतु मैं फिर भी खाते बना रहा हूं, शॉर्टकट में देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, एसेट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस दे रखा है वो लेके आइए, तो वो है 2 लाख रुपया लैंड एंड बिल्डिंग का। और बाई बैलेंस सीडी जो अंत में बैलेंस है वो है 1,90,000 रुपए का। अगर प्रश्न में ये सूचना नहीं भी होती तो चूंकि हाथ तो प्रश्न में दे ही नहीं रखा है, हमें यहाँ पर अकाउंट को मैच करना ही होता टोटल को, तो 10,000 रुपए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है और ये आपने क्या किया है, सेल किया है, तो आपके पास में पैसा आया है। ध्यान रखें खाते का नाम तो बैंक है और ट्रांजेक्शन का जो नाम है वो है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसको याद रखें। तो ये 10,000 रुपया फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। फंड आया है तो सोर्सेज में इसको अपने को प्रदर्शित करना पड़ेगा। टोटल मैच करना है, 2 लाख रुपया लिखे या ना लिखे, दिख ही रहा है अपने को 2 लाख रुपया।
इसी प्रकार से खाते हम देखो सब बनाने हैं। जैसे कि मैं अगर यहां पर ले लूं दूसरा खाता प्लांट एंड मशीनरी का, जो भी हासमान संपत्ति है उसका जब भी आप खाता बनाएं बहुत स्पष्टता से देखें कि वो खाता WDV पे बनाया जा रहा है या कॉस्ट पर बनाया जा रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लिखने में और प्रॉफिट एंड लॉस सेल एसेट पे ज्ञात करने में फर्क आता है। फिलहाल इसमें WDV पर है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है अपने को, तो ये WDV पर है। तो WDV पे बनाएंगे तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस लिख रहा हूं मैं 1,50,000 रुपया। 2-3 ट्रांजेक्शन एज्यूम करते हुए मैं लाइन में यहीं से पहले ये वैल्यू ले रहा हूं बाई बैलेंस CD, लास्ट में लिखा जाता है यद्यपि 174,000। ये तो हमने बैलेंस शीट से वैल्यू ले लिया। इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन इस खाते को मिलाना है, अगर ट्रांजेक्शन नहीं है तो सीधा मिलाएंगे, परंतु दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लिखा गया 14,000 रुपए से। तो अगर ये कॉस्ट पर नहीं है खाता तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो सीधा ही इस खाते में चार्ज हो जाता है बाई, यद्यपि यहाँ पे डेप्रिसिएशन होना चाहिए, लेकिन अपन दोनों एंट्री को अगर मिक्स कर दें प्लांट एंड मशीनरी दोनों को हम मिक्स कर दें तो यहां पर बाई P&L अकाउंट में लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन भी फर्दर चार्ज किया जाएगा किससे, P&L अकाउंट से। तो इसको डेप्रिसिएशन चार्ज किससे, P&L अकाउंट से। कितना रुपया प्रश्न में दे रखा है 14,000 रुपया, 14,000। चूंकि ये WDV पर है तो मोटे तौर पे मैं समझा दूं कि शुरू में जो बैलेंस है उसमें से अगर अपन हास को वर्ष के दौरान को घटा दें तो क्लोजिंग WDV बच जाता है। तो यही प्रोसीजर यहां पर होगा अगर ये WDV पर है। पर अगर ये कॉस्ट पे बना रहे होते तो ओपनिंग बैलेंस भी कॉस्ट पर होता और क्लोजिंग बैलेंस भी कॉस्ट पर होता। डेप्रिसिएशन इसमें समायोजित इस प्रकार से नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। इस साइड में आप देखें टोटल अगर अपन मिलाएं तो ये हो जाएगा 198,000। इस पक्ष में भी 198,000 होने के लिए बैलेंसिंग फिगर बचेगा 48,000। इस प्रकार से ये बचेगा 48। टोटल वापस करके देख रहे अपन 188,000 हुआ ये 188 अगर ये 1000 हुआ तो यहां पर ये 38,000 होगा। इस प्रकार कैलकुलेशंस को भी ध्यान में रखें। ये क्या किया, बैलेंसिंग फिगर इधर आया तो प्लांट एंड मशीनरी बढ़ कैसे गई, बढ़ी इसलिए कि आपने परचेज किया। तो ट्रांजेक्शन का नाम तो है परचेज और इससे प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, बैंक के ऊपर। तो टू बैंक और ब्रैकेट में परचेज। तो ये जो बैंक आया है बैलेंसिंग फिगर या ये जो P&L अकाउंट आया है आने वाली स्टेप्स में जाएंगे। P&L अकाउंट तो आपका जाएगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते समय और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो जाएगा वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय सोर्स में। तो ये साइड पूरी हो गई। इस साइड में आप देखें तो इक्विटी कैपिटल है, मैं एक ही लाइन में कर रहा हूं इसको, इक्विटी कैपिटल अकाउंट जिसका ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है लायबिलिटी है, बाई बैलेंस BD होगा 2 लाख रुपया और जो क्लोजिंग बैलेंस है एक लाइन छोड़ के लिखा है मैंने ये 2,50,000 रुपया। तो ये ओपनिंग 2 था बढ़कर 2.5 लाख हो गया। कैसे हो गया, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की है 50,000 रुपए की। कैपिटल इशू करने पर क्या होता है, पैसा आता है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर के खाते का नाम क्या होगा, बाई बैंक और ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा, इशू ऑफ इक्विटी कैपिटल। ऐसे ही जनरल रिजर्व की बात कर ले, अगला खाता GR लिख रहा हूं मैं, जनरल रिजर्व लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में 50,000, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में 60,000। कैसे ओपनिंग बैलेंस बढ़कर 60,000 हो गया तो 10,000 रुपया इसमें और क्रेडिट किया। P&L जनरल रिजर्व में पैसा कहां से आता है, जनरल रिजर्व में आता है P&L अकाउंट से। तो खाते का नाम तो P&L अकाउंट और ट्रांजेक्शन क्या हो गया, ट्रांसफर टू
जनरल रिजर्व कितना रुपया, बैलेंसिंग फिगर है 10,000 रुपया। तो ये जितनी भी बैलेंसिंग फिगर आती ही जा रही हैं, इनको आप ध्यान रखिए कि आगे ये हमारे थर्ड और फोर्थ स्टेप में कहीं ना कहीं पर प्रभाव डालेंगी। ऐसे ही P&L अकाउंट दे रखा है, तो चूंकि P&L अकाउंट प्रश्न में दे रखा है बैलेंस शीट में, तो ये तीसरी स्टेप का आधार है एडजस्टेड P&L अकाउंट का, और इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं बची। यहां से देखिए तो इस डेप्रिसिएशन को हमने लिख लिया, ये डिविडेंड पेड अभी भी नहीं लिखा, इनकम टैक्स अभी भी नहीं लिखा, प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता अभी भी अपने को बनाना है। तो मैं यहां बना रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इसका 30,000 रुपया, एक लाइन छोड़ के लिख रहा है अपने को। जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वो है 35,000 रुपए। मैंने इसमें नाम नहीं लिखा है, परंतु दिख रहा है ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें ट्रांजेक्शन अगर कोई दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स में, सूचना जो है वो है इनकम टैक्स की। प्रोविजन बनाया गया 25,000 रुपए का। तो प्रोविजन कैसे बनता है, बाई P&L अकाउंट से, और चुकाते कैसे हैं, टू बैंक ऐसे। इसको आप याद कर लीजिए। अगर ये सूचना यहां पर नहीं होती इनकम टैक्स की 25,000 रुपए के प्रोविजन की, तो लास्ट ईयर का जो, इसीलिए हम इसके खाते बनाते हैं, इसको करंट लायबिलिटी में नहीं लिखते, कि जो लास्ट ईयर का प्रोविजन है वो चुकाते, ये 30,000 रुपए यहां पर लिखा जाता, और इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमने, इसका मतलब क्या किया, इस साल का प्रोविजन बनाया, तो ये 35,000 यहां पर आता। तो ये इस तरीके से डिविडेंड और टैक्स का खाता इसी तरीके से बनाता है, और यही कारण है कि हम इसको करंट लायबिलिटी में, शेड्यूल में नहीं लेके जाते। फिलहाल अपने को दे रखा है ये 25,000 रुपए का प्रोविजन बनाया, तो इस साइड में 25,000 रुपए जब हम दर्शाएंगे तो टोटल 55,000, और बैलेंसिंग फिगर इधर जो बचेगी 35 में से, अगर 35 हटा दें 55 में से, तो ये 20,000 रुपया यहां पर प्रदर्शित हो जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है, इनको हमें लेके जाना पड़ेगा आने वाली स्टेप्स में। ऐसे ही डिविडेंड का खाता देखें तो डिविडेंड पेड केवल एक एंट्री दे रखी है अपने को, डिविडेंड पेड। आपको मैं याद दिला दूं, ये टैक्स का खाता था। अगर डिविडेंड की बात करें तो बिना प्रोविजन बनाए हुए डिविडेंड पे नहीं हो सकता। अगर ये डिविडेंड अकाउंट है तो टू बैंक का आपको प्रश्न में दे रखा है 20,000 रुपया, तो बिना प्रोविजन के डिविडेंड का चुकाना नहीं हो सकता। तो पहले प्रोविजन इसका प्रपोज्ड होगा, तो प्रपोज्ड डिविडेंड इस ट्रांजेक्शन का नाम, और खाते किससे चार्ज किया जाएगा, P&L अकाउंट से 20,000 रुपया। तो ये ले लिया, ये भी एडजस्टमेंट हो गया, और ये हमारे पहले खाते में हो गया। तो इस प्रकार से ध्यान में रखिए कि जितने भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है उनको छोड़ के, चाहे वो बैलेंस शीट में दे रखे हो, चाहे समायोजन में हो, ऊपर नहीं भी हो, तो भी उनके खाते बना के आप उसके प्रभाव को देखिए कि वो कैश पर, फंड पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, या लाभानी खाते पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं। इसके बाद में थर्ड स्टेप में अपने को देखना है एडजस्टेड P&L अकाउंट अपने को बनाना है। ये अपने को कंप्यूट करके देगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की गणना इससे अपन कर पाएंगे। ओपनिंग बैलेंस में ले लूं या याद रख लूं तो ये पोर्शन अपने को फिर उसके बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। बाई बैलेंस BD 30,500 का, और इधर मैं 5-7 आइटम लाइनें छोड़ के लिख रहा हूं। टू बैलेंस CD 30,600 का, तो ये यहां से लिया। इसके बाद में जितने भी हमने खाते बनाए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको कंप्लीट कर लें। डबल एंट्री सिस्टम है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी में आपने लिखा है P&L अकाउंट, तो ये एंट्री है P&L अकाउंट DR2 प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें आप लिखेंगे, यहां पर प्लांट एंड मशीनरी को आना है, पर यहां पर नॉर्मली हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं, तो डेप्रिसिएशन
ऑन प्लांट एंड मशीनरी। खाते का नाम इस प्रकार से आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। 14,000 डेप्रिसिएशन इसी तरीके से लिखा जाएगा। फिर इसमें देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, इसमें आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये एंट्री क्या है, P&L अकाउंट या टू जनरल रिजर्व। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ट्रांजेक्शन की तरह आएगा 10,000 रुपया। इसी प्रकार से ये खाता देखिए टैक्स का, इसमें भी इसी तरीके से लिखा हुआ है बाई P&L अकाउंट। तो टू प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा जाएगा 25,000 रुपए का। और इसी प्रकार से इस खाते से P&L अकाउंट यहां पर भी है, तो टू प्रपोज्ड डिविडेंड, और ये अमाउंट हो जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड का 20,000 रुपए। ये सारी चीजें हमने यहां पर ले ली। कहीं पर भी P&L अकाउंट किसी भी खाते में डेबिट साइड में नहीं आया तो इधर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, टोटल आप मैच करें दोनों साइड का, तो ये योग कर लें। इस प्रकार से जो ये राशियां आई हैं इनका योग करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा 99,600। इधर भी 99,600 होना है, इस साइड का टोटल भी 99,600। तो यहां पर आपको लिखना है बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ये बैलेंसिंग फिगर है, इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिखा जा सकता है। बैलेंस निकाल लें, 69,100। तो ये स्टेप नंबर 3 अपनी हो गई, जिसमें हमने ज्ञात कर लिया फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। चौथी स्टेप पे अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये जितने भी खाते हैं उनको भी आप ध्यान में रखिए और फिर बनाइए। मैं इसको मिटा रहा हूं, इस साइड को मिटा देता हूं, चलिए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अपने को। फंड फ्लो स्टेटमेंट, इधर आप लिखते हैं एप्लीकेशन, इधर आप लिखते हैं सोर्सेज। तो पैसा आया वो सब इधर और पैसा गया वो सब इस पक्ष में आपको दिखाना है। खातों में जब भी आपने कैश लिखा, यहां पर एक मिट गया है, परंतु कैश बैंक यहां पर भी है। यहां से चालू करते हैं, क्या ट्रांजेक्शन है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहां पर आपको ट्रांजेक्शन लिखना है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और अमाउंट है इसका 10,000। फिर आप इस खाते में देखें कहीं पर भी कैश आया है तो उसको यहां पर दर्शाएं। तो प्लांट एंड मशीनरी जो थी वो आपने बेची है, परचेज की है, इस साइड में लिखा हुआ है परचेज की है 38,000 रुपए की। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इससे पैसा गया है, फंड का जाना बतला रहा है, ये अमाउंट है 38,000। फिर ऐसे ही तीसरा खाता देखिए, यहां पर फिर लिखा हुआ है बैंक, पैसा आया है इक्विटी कैपिटल इशू करने से, तो इशू ऑफ इक्विटी कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप सुन रहे हैं शायद समझ पाएंगे। इशू ऑफ इक्विटी कैपिटल, अमाउंट इज 50,000। ऐसे ही अगला खाता जनरल रिजर्व में कहीं बैंक नहीं आया, टैक्स में आया है, टू बैंक चुकाया है, पैसा गया है, आउटफ्लो है, एप्लीकेशन साइड में आएगा, टैक्स पेड, अमाउंट इज 20,000। ऐसे ही डिविडेंड पेड है यहां पर ये 20,000 रुपए का, तो डिविडेंड पेड अमाउंट 20,000। ये हमने क्या किया, ये जो सेकंड स्टेप में विभिन्न खाते बनाए थे उन सब खातों में फंड पर क्या प्रभाव डाला था उन्होंने, वो सब मैंने यहाँ पर लिखी है। मैं थोड़ा सा बाइफर्केशन कर रहा हूँ, यद्यपि यहाँ पे इस क्रम से यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, परंतु समझने के लिए ये सेकंड स्टेप पूरी हो गई। ये थर्ड स्टेप थी अपनी एडजस्टेड P&L अकाउंट, जिसमें FFO बैलेंसिंग फिगर आया। चूंकि ये कोष का जनरेशन है तो यहां पर आपको इस साइड में बतलाना है FFO 69,000
100, ये आपकी सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप हो गई। अगर ये लॉस होता तो इस पक्ष में नहीं और यहां आता, और अगर ये यहां आता तो आप इसको एप्लीकेशन साइड में दर्शा देते। अब हमें क्या करना है कि एक लाइन छोड़कर दोनों साइड का टोटल मैच करना है। तो जो भी टोटल बड़ा हो, तो ये टोटल बड़ा अपने को दिख रहा है, तो इसको पहले योग कर ले। 129, 100, बैलेंसिंग फिगर इस साइड की निकाल लें। तो 51, 100 ये बैलेंसिंग फिगर आई। तो क्या देख रहे हैं, सोर्सेज का टोटल ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ टोटल ऑफ एप्लीकेशन। क्योंकि सोर्सेज ज्यादा है तो ये किसको बतलाएगा, इंक्रीज को, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसका नाम है, क्योंकि सोर्सेज ज्यादा है सो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये यहां पर हमारा ये प्रश्न खत्म होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट लास्ट में हमें इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल देता है। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो अपनी पहली स्टेप थी वो हमने बनाई थी, वहां का आंसर भी यही था, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बाय ₹51,100। और यहां पर भी यही आंसर वापस मैच करना चाहिए, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं और एक एक आइटम का कोष पर और लाभ हानि खाते पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, वो एफएफएस में फंड फ्लो स्टेटमेंट में कैसे मर्ज किए जाते हैं, ये आज हमने समझा। धन्यवाद।